बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बाहुलपुर न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, मैनेजमेंट की दुनिया में आपका एक नाम है। प्रोफेसर मोहम्मद अकबर भट्टी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आज हम इनसे बात करेंगे बाहुलपुर के मसाइल के बारे में, बाहुलपुर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, नौजवानों के हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, सी पैक को देख लें आप, जो बनाए जा रहे हैं, इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आवाज़ बाहुलपुर न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। सर, हम तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? अच्छा, तालीम के हवाले से जो एक बहुत सारे कोट्स आपने सुने होंगे। दुनिया कहती है जी आपके पास माल होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यस आपकी इंटेलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त वी आर लिविंग इन ए न्यू मिलेनियम, जहाँ पे आप 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है। और लेकिन टेक्नोलॉजी की बेस भी आप देखें एजुकेशन है। तो एजुकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द फ्यूचर। ठीक है, अब अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल की फील्ड्स में अपनी रिसर्च को कर रहे हैं काम, अपने पेटेंट्स बना रहे हैं और मिलियनियर्स लोग बन रहे हैं। आप देखें इसी तरह टेक स्टार्टअप्स में लोग आ रहे हैं। उसका बेस जो है वो बेसिकली एजुकेशन है आपकी, चाहे किसी भी फील्ड की अगर आप एजुकेशन लें। अगर आप टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हैं तो पर्टिकुलरली आईटी, कंप्यूटिंग या आप उससे रिलेटेड आप कह सकते हैं कि आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। मेरा जो बेसिक ताल्लुक़ है वो आपके इसी बहावलपुर से है। मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल से हासिल की। ठीक, उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका वन यूनिट चौक पे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बगदाद रोड से फर्दर एजुकेशन हासिल की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया, बेसिकली मैथमेटिक्स में। सही। उसके बाद मैंने अपना कैरियर का आगाज़ जो है वो मार्केटिंग के फील्ड्स में किया और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया। डिफरेंट लोकल और मल्टीनेशनल स्नोफी एवेंटिस, मैक्टर इंटरनेशनल, SCNG और फार्मिक्स, बड़ी लीडिंग नोटेबल जो है उसमें काम किया। 1 साल मैंने लाहौर में एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर भी काम किया कंज्यूमर केमिकल कंपनीज में। और उसके बाद ही मैंने अपना MBA किया कराची में फ्रॉम ए लीडिंग बिजनेस स्कूल। और फिर मैंने 2012 में आई केम बैक टू माई दिस होम सिटी, आपको मालूम है जैसे, और यहाँ पे मैंने विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाना शुरू किया। IUB में 5 साल पढ़ाया मैंने। इसी दौरान मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अपना MPhil किया विद डिस्टिंक्शन। और अब पिछले तकरीबन 4 साल से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ जो है वो मुंसलिक हूँ एकेडमिक पेशन से। और प्लस मैं जो है डिफरेंट जो इदारे हैं और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, जो डेवलपमेंट पे बात करते हैं, उनको आप कहें कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि बेसिक कंसिडरिंग इट माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आपको अब ब्लेस होते हैं तो आपको एक टाइम आता है यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी को गिव बैक करने में मैं ये काम करता हूँ कि मैं उनको जो है वो अपने सजेशंस और अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली कमर्शियल एस्पेक्ट होते हैं जब आप किसी कमर्शियल इदारे के साथ अगर आप काम करते हैं, डेफिनेटली यू गेट मनी। ठीक है, वो आपके लिए फेयर भी है। लेकिन 99% केसेस में आई बिलीव दैट इज़ योर माई कमिटमेंट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, और मैं इसलिए काम करता हूँ। और मैं आप लोगों का भी इसी पर्पज़ के तहत यहाँ पे आज मौजूद हूँ। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा। आगाज़ बहावलपुर जो है आपने ये जो है न्यूज़ HD चैनल आवाज़ बहावलपुर आपने शुरू किया है और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। माशाल्लाह आप यंग एंड एस्पायरिंग नौजवान हैं और इंशाल्लाह अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। और मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके चैनल को बड़ी दूर देख रहा हूँ। जो मेरा विजन है, मुझे नज़र आ रहा है आपका चैनल जो है मुझे बड़ी दूर नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह तरक्की करता हुआ। बहुत शुक्रिया सर। सर, यहाँ पे सवाल पूछूंगा आपसे कि आपने अपनी सर्विस का आगाज़ कब किया और किस किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं? वो मैंने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि मैं डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में रहा, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में रहा, सेल्स मार्केटिंग में काम किया, मैंने मार्केटिंग मैनेजर लेवल तक के काम किया। उसके बाद करंटली मैंने बताया पिछले 4 साल से मैं जो है वो तदरीस के शोबे से पेश हूँ, मुंसलिक हूँ। और बेसिक जो मेरे एरिया है वो मैं
मैनेजमेंट और मार्केटिंग के जो डिसिप्लिन्स हैं वो टीच करता हूँ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सर, तालीमी इदारे बहावलपुर में तालीम के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहे हैं? तालीमी इदारे देखें, तालीमी इदारे के बारे में हम कहते हैं आज एन इंस्टीट्यूट आर्ट टू बी ए बेस्टन ऑफ लर्निंग, ठीक है, जैसे शमा कहते हैं जलनी चाहिए वहाँ पे। तो बहावलपुर आप देखें सो कॉल्ड इन पंजाब में अब हैं, पंजाब के बाद एट टाइम्स इट वाज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड बेस्ट एजुकेशन सिटी आफ्टर लाहौर, ठीक है। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा मेरी अपनी रिजर्वेशन है कि कुछ हमारे यहाँ इदारे विद द टाइम कम हो गए हैं जो होने चाहिए थे आबादी और वक्त के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह जो सादिक जर्डन कॉलेज है, उसके बाद वुमेन यूनिवर्सिटी है, कॉमर्स कॉलेज है और प्रीमियर इंस्टीट्यूशन 1925 का इस्लामी यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली इन्होंने हज़ारों बल्कि लाखों ग्रेजुएट्स पैदा किए जो कि मैं समझता हूँ। अहमद नदीम कासमी का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों का नाम नोटेबल्स जो हैं जो यहाँ पे बहावलपुर से ही एजुकेशन लेकर गए और आगे पाकिस्तान में नॉट ओनली ग्लोबली फ्रंट पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। सर, बहावलपुर के सियासतदानों के हवाले से बात करें तो बहावलपुर के जो सियासतदान हैं बहावलपुर में डेवलपमेंट करवा रहे हैं या नहीं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहावलपुर के सियासतदान मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उनमें जो कमी है, एक तो उनको अपनी थोड़ा सा दे नीड टू बी लिटिल बिट असर्टिव, कि देखिए जब आपने कुछ अपना बात मनवानी होती है तो आपको थोड़ा सा असर्टिवनेस की ज़रूरत होती है। और लीडरशिप में की स्किल हम कहते हैं कि अ लीडर गॉट टू बी असर्टिव। एम्पैथी आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, कंपैशन ज़रूर होना चाहिए, ह्यूमैनिटी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, केयर एंड लव ज़रूर होना चाहिए, रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन असर्टिव मीन कि जो आपकी जायज़ बातें हैं, जो आपके जायज़ इश्यूज़ हैं, जिसके लिए लोगों ने आपको वोट दिया है, इलेक्ट किया है और आपको आगे जो है वो असेंबलीज़ में भेजा है ताकि आप लोगों को उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करें, उनके जो इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उनका प्रॉपर आप हल लेकर आएँ। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जो बहावलपुर के सियासतदान हैं दे हैव फेल्ड टू डू सो। लेकिन इसमें मेरी थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो बहावलपुर में जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई उसमें कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली इनका, तारिक बशीर चीमा साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन, आई डू एडमायर इट। उसके अलावा वलीग साहब ने नून लीग के दौर में अच्छा काम किया। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जिस बंदे को मैं एडमायर करता हूँ, जो बंदा थोड़ा सा मुझे प्रोएक्टिव और एग्रेसिव लगता है, वो है समीउल्लाह चौधरी। ठीक है, आई नो दिस जेंटलमैन। जब इसने जो है ही इज़ आल्सो गुड फ्रेंड ऑफ माइन टू बी एडमिटिंग इट, जब इसने पॉलिटिक्स में कदम रखा एंड ही वन द इलेक्शन ऑफ MPA, और उसके बाद से आप देखें जो बहावलपुर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, रेलवे रोड आपका बना फरीद गेट तक, मॉडलटन BC का आपका बुलेवार्ड बना, उसके बाद बाकी जो मेन 2-4 काम हुए, स्टेट बैंक का आपका आया। तो ये उस जेंटलमैन की काविश है। अभी भी आई नो पर्सनली कि वो जेंटलमैन कितना हाउ हार्ड ही इज़ ट्राइंग। लेकिन जो हमारे यहाँ पे MNA साहब हैं उनका रोल कहीं नज़र नहीं आता। देखिए, इसमें ये होता है कि आपको एक सिनर्जिस्टिक इफेक्टिव चाहिए, एक टीम चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पे इस वक्त जो PTI के दोस्त हैं, ठीक है, हमारी तो सब लोगों के साथ वो कहते हैं किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, ना किसी के साथ दोस्ती होती। हम हर उस बंदे को अप्रिशिएट करेंगे जो बहावलपुर के लिए और बहावलपुर की यूथ के लिए ख़ास तौर पे काम करेगा। ठीक है, यानी गिव बैक करेगा टू कम्युनिटी, जो मैंने कहा है, जो मेरा माटो है जी। जो हमारी यूथ के लिए काम करेगा, बहावलपुर के लिए काम करेगा, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि वो चीज़ें इस वक्त मटीरियलाइज होती नज़र नहीं आती। कि पिछले 4 साल से आपको पता है ये गवर्नमेंट इन पावर है, आपने देखा है कि कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया। उसके मुकाबले में आप DG खान में देखें 2 यूनिवर्सिटीज़ नई बन गई हैं, ठीक है। इसी तरह आप मुल्तान में देखें एक बड़ा हॉस्पिटल बन गया निश्तर टू 1000 बेड्स का, और उसके अलावा और मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बन गए नेबरिंग। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं या तो आप एक स्टैंडर्ड के साथ बेंचमार्क के तौर पे करते हैं किसी भी चीज़ को। आज के ज़माने में सिटी को भी जो है, जब हम मार्केटिंग में लेते हैं, डेस्टिनेशन मार्केटिंग में लेते हैं, कि एक सिटी जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है, वो किस वजह से करेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप साउंड है, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल कैपिटल कितना, यानी लोग जो हैं पढ़े लिखे कितने हैं, उनके पास बेसिक जो है ह्यूमन और जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो कितनी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे इंटरप्रेन्योरल जो लोग हैं उनकी अप्रोच कितनी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोलिफरेशन कितनी वहाँ पे हो रही है। और अगर वो बैक्ड बाय एग्रीकल्चर है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या एग्रो प्रोड्यूस को किस तरह आप साइंटिफिकली आप उनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं और मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि उसके फ्रूट्स आपकी कम्युनिटी को मिले और उससे क्या हो कि जॉब क्रिएशन हो। आपके जो नौजवान मैं देखता हूँ, व्हेन आई वाज इन कराची, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा CVs आते थे
अपने इस बेल्ट के, सराइकी बेल्ट के, एंड आई कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज दे लैक द टेक्निकल स्किल्स। डिग्री उनके पास होती थी। इसी तरह वन आई वर्कड इन लाहौर, तो मैंने यही इशू देखा कि हमारे जो नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बेसिकली उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई उनको मोटिवेट करना नहीं है, कोई उनको प्रॉपर उनकी स्किल्स को शार्पन करने वाला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान भी यहाँ पे इंडस्ट्री बिजनेसेस को उन्होंने इतना प्रमोट नहीं किया कि नौजवानों को लोकली यहाँ पे रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है सर, नवाब ऑफ बहावलपुर मोहसिन पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, शेयर कीजिएगा। देखिए, नवाब ऑफ बहावलपुर के बारे में देयर कांट बी टू ओपिनियंस अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नवाब ऑफ बहावलपुर। मैं वो कहूँगा कि ही इज़ द मोहसिन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना तो इसने 1 लाख मुहाजिरीन को इन्होंने अकामोडेट किया। उस वक्त इन्होंने कायदे आज़म को मिलियंस की जो है वो इमदाद दी। इवन कायदे आज़म ने जिस गाड़ी में हेल्प किया वो नवाब ऑफ बहावलपुर ने भेजी थी। जो फर्स्ट इन्फेंट्री जिसने गार्ड ऑफ ऑनर कायदे आज़म को पेश किया वो बहावलपुर की थी। ठीक है, उसके बाद जब कश्मीर में पाकिस्तान को सेट बैक हुआ, आपको पता 47-48 में, तो नवाब बहावलपुर ने अपनी जो है वो जो मिलिट्री थी यहाँ पे वो उनको दे दी, प्लस उसके अलावा आपको पता कितने करोड़ रुपए उनकी सैलरीज के लिए भी इनको दिया। तो बेसिकली नवाब बहावलपुर ने तो पाकिस्तान का अगर आप मैप देखें उसको मुकम्मल किया। ठीक है, ही वॉज ए ट्रू पैट्रियाटिक मुस्लिम, जिसने कहा जी मेरे सामने का दरवाज़ा पाकिस्तान की तरफ खुलता और पीछे का दरवाज़ा जो है इंडिया या राजपूताना स्टेट्स की तरफ जाता है। और मुसलमान हमेशा प्रेफर करता है कि अपने सामने के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उसकी कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा अगर आप देखें जो लाहौर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आप गंगाराम हॉस्पिटल देख लें वहाँ पे, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी देख लें, एमए कॉलेज देख लें, भावलपुर हाउस है लाहौर में, इसी तरह दिल्ली में भावलपुर हाउस था, मुल्तान में भावलपुर हाउस है जो कि आज उनका सो कॉल्ड सर्किट हाउस है। तो सब कंटिनेंट के बहुत सारे इदारों को जो है वो उन्होंने ग्रांट्स दी। उसके बाद नोटेबल स्कॉलर्स, इवन अल्लामा इकबाल के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनको स्कॉलरशिप्स मिला जाता है। ठीक है, तो इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई, मैंने भी आई डिड माई रिसर्च माई सेल्फ। के बाद लोग सुबह की बात कर रहे हैं, फैक्ट है ये नहीं है, दैट इज फैक्ट कि इन्होंने 51 में सेक्रेट सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट साइन किया था विच क़ादन आज़मुद्दीन के साथ, जिसमें इन्होंने अपना स्टेटस एक फेडरल, जैसे आप के साथ इस वक्त मर्ज है कश्मीर एक फेडरल स्टेटस के तौर पे, इन्होंने अपना प्रोविंशियल स्टेटस लिया। गवर्नर इसलिए नहीं बन सकता था कि नवाब साहब थे, वो टाइटल उन्हीं के पास रहना था अमीर का। कंप्रोमाइज़ किया बल्कि अपने लिए, ठीक है, और प्रोविंशियल एक्सेप्ट किया। लेकिन आपको पता है कि 70s में जब वो 1 यूनिट तहलील हुआ तो गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी कमिटमेंट फुल नहीं की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और उसके बाद की स्टोरी, इट्स अ सैड स्टोरी, वो आपके सामने है। ठीक सर, बहावलपुर के कल्चर के बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, बहावलपुर का कल्चर माशाल्लाह, यहाँ का कल्चर बड़ा सीधा सादा से लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं माशाल्लाह, चाहे वो लोकल सराइकी हैं या जो हमारे आबादकार भाई हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं या पंजाबी स्पीकिंग भाई हैं, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि बहावलपुर का कल्चर अकामोडेटिव है। अगर आप साउथ पंजाब के दूसरे सिटीज़ में भी जाएं तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो असबियत की बू आती है। दिस इज़ द ओनली सिटी माशाल्लाह इन पाकिस्तान जिसको आप देखें कि अकामोडेटिव है। यहाँ पे तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो पीसफुली रह रही हैं यहाँ पे, और कल्चर इनका बड़ा अकामोडेटिव है, बड़ा शास्तगी है। यहाँ के लोगों की मीठी ज़बान है लोगों की, लोग एक दूसरे के साथ प्यार करने वाले हैं, सिंपल लाइफ गुजारने वाले हैं। और यहाँ के अगर आप देखें खाने, लोकल जो बेसिक डेलिकेसी है मुतंजन है, उसके अलावा बारबेक्यू और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आपको जिस तरह फैशन है यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो बहावलपुर म्यूज़ियम में वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, फरीद गेट पे भी इसका एक आर्ट्स का बना हुआ गैलरी जहाँ पे चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो कल्चर तो इसका बड़ा शानदार और डायनामिक है, लेकिन इसको हमें ज़्यादा जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा सर, सतलुज दरिया पर झील बननी थी, वो नहीं बनी अभी तक, इस हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं? अच्छा, सतलुज दरिया का बेसिकली इट्स अनफॉर्चुनेटली दुनिया में देखें अब एक नया कंसेप्ट आ गया है। नया कंसेप्ट ये कि आपको पता है एंशिएंट टाइम्स में जो बड़े बड़े सिटीज़ थे दे वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। ठीक है, जहाँ पे पानी का क्योंकि ज़राए होते थे तो वहीं पे आबादी होती थी। ये भावलपुर भी इसी तरह आपके सामने आबाद हुआ है। मुल्तान को भी कहा जाता है लैंड ऑफ चनाब। आप देखें चनाब के किनारे बहुत सारे शहर, इवन जहाँ पे मैं सर्विस कर रहा हूँ गुजरात, डेट इज आल्सो ऑन द बैंक ऑफ चनाब। ठीक है, रावी लाहौर भी वहाँ पे बैंक ऑफ रावी पे है।
तो अब जो मॉडर्न ज़माने में ये है कि वो कहते हैं जहाँ पे अगर दरियाओं में पानी कम हो गया है या रेनफॉल कम हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो उनके अंडर वाटर चैनल्स होते हैं वो सीप करते हैं जब पानी दरिया के अंदर होता है। भावलपुर का पानी आपको याद होगा 80s तक इतना मीठा और शीरी पानी होता था कि यहाँ पे नहीं होता। अब आप देखें यहाँ पे आपको हर दूसरा बंदा जो है वो स्टोन के इश्यूज़ के साथ नज़र आ रहा है या किडनी डिजीज़ के साथ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यही है कि आपका पानी में आर्सेनिक लेवल बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, कुछ तो जो फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स उसका है, इंडस्ट्री पोल्यूटेंट का कमाल है। दूसरा आप देखें कि यहाँ पे आपका ड्राई का जो बेल्ट है आपका बेसिकली वो ड्राई हो गया इस वक्त। उस वक्त पानी आता है जब इंडिया फ्लड में पानी छोड़ता है। अब सतलुज झील जो है जी नया मॉडल कंसेप्ट आ गया कि आप एक रबर डैम बनाते हैं सिटीज़ के दरमियान 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में, जहाँ पे मेन आपका शहर स्प्रेड होता है। अब वो जब फ्लड के टाइम में जब पानी आता है या जब एक्सेस वाटर रिवर का फ्लो होता है तो आप क्या करते हैं, एक्सेस पैसेज को जाने देते हैं, उस रिवर वाटर को आप क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब वो सारा साल वो जो रिवर का बेड है 10-15 किलोमीटर का वो पानी उसमें स्टोर रहता है। वहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो है बोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हेल्दी जो है वो प्रमोट कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों का रोज़गार हो सकता है। प्लस वो जो पानी सारा साल रहता है वो अंडर वाटर पे चैनल्स को आपका सीव करता है। उससे क्या होता है, जो लेवल है आपका टैप वाटर का वो राइज हो जाता है, तो आप भी लोगों को पीने का पानी मिल सकता है। ये 70 करोड़ रुपये का तकरीबन प्रोजेक्ट था, बेसिकली नून लीग के दौर में प्लाट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बलीग साहब मेरे ख्याल में अग्रेसिव भी रहे इस पर, और बलीग साहब बड़े अच्छे दोस्त हमारे भाई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसको मटेरियलाइज नहीं करवा सके। और आने वाली आपको पता है ये जो नई गवर्नमेंट है इसने तो पिछली गवर्नमेंट्स के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो रद्द कर दिए। ठीक है, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि इस वक्त जो बंदा बैठा हुआ लाहौर में, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, उसको बुग्स है भावलपुर के साथ। वो कोई भी मेगा प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट भावलपुर को देने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज़ द मेन इशू। और वो अगर रबर डैम या वो डैम बन जाता है बिटवीन आपका एम्प्रेस ब्रिज और हाईवे ब्रिज के दरमियान, या उसको अगर आप 10 किलोमीटर में अगर आप स्प्रेड कर लेते हैं जी, ठीक है, वो 70 करोड़ का आप सकता है कि इस वक्त वो 1.5 बिलियन पे पहुंच जाए उसकी कॉस्ट, अगर आप उसको दोबारा एक्सरसाइज करें। लेकिन ये वाइटल प्रोजेक्ट है क्योंकि वो आपका जो शहर है इसकी आबादी इस वक्त 1 मिलियन से ज़्यादा है। भावलपुर जो करंट आपका पॉपुलेशन सेंसस है इस वक्त इट्स द 11th लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री। ठीक है, ठीक। मुल्तान जो है इस वक्त 7th लार्जेस्ट सिटी है, गुजरांवाला 5वां बड़ा शहर है। ठीक है, आपकी रैंकिंग बड़ी है। ठीक है, पहले आपका 13 रैंकिंग थी आपकी, तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल है ग्रोथ का, पॉपुलेशन आ रही है यहाँ पे। तो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको इस प्रोजेक्ट को जो है, जो हमारे नोटेबल्स हैं अगर वो सुन रहे हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर काम करें। समीउल्लाह ने भी कुछ इस पे काम किया, जो लास्ट कमिश्नर थे भावलपुर के, उनके साथ भी बैठ के इसकी समरी मुझे याद है उन्होंने भिजवाई। लेकिन आगे जो मैंने कहा, जो बैठा हुआ बंदा वो बुक से भावलपुर रखता है, ही डिड नॉट अप्रूव इट। तो बाकी आप लोग नौजवान हैं एंड आई अप्रिशिएट कि मैं कहूँगा कि कीप पुशिंग दीज इश्यूज़, ताकि कहीं ना कहीं पे वो कहते हैं ना कि कीप नॉकिंग द डोर, समडे इट विल ओपन। सर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो हुकूमत बनाने जा रही है या नहीं? अच्छा, हेल्थ के इश्यूज़ भावलपुर में 2-3 हैं। आपको पता होगा कि बर्न सेंटर के भी यहाँ पे इश्यूज़ था नून लीग के दौर में। आपको पता है कि नेशनल हाईवे N5 हमारा जो कराची को जाता है अहमदपुर शर्किया के करीब, एक इतना सानिया हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वो उनकी इग्नोरेंस भी है, लोगों की अपनी गलती भी है, वो एक सोशल हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, वो एक इशू अलग है। लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त प्रॉमिस किया, क्योंकि भावलपुर, मुल्तान और इस पूरे रीजन में कोई बर्न सेंटर नहीं है। जो मुल्तान में उसकी कैपेसिटी थोड़ी, और रहीम यार खां में जो इन्होंने बनाया वो नया हॉस्पिटल था, तो साथ में ही वो बर्न सेंटर इसलिए बन गया, लेकिन वो भी चंद बेड्स पे मुश्तमिल है। या भावलपुर में जो CMH में मिलिट्री हॉस्पिटल में बर्न सेंटर है, तो वो भी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। अब ये भावलपुर का इतना बड़ा बेल्ट है, अब ये काफ़ी अर्से से पेंडिंग है, बर्न सेंटर बनना चाहिए यहाँ पे। पिछली गवर्नमेंट ने टेकअप नहीं किया, तो नई गवर्नमेंट को इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन अभी तक जो मैंने जो साउथ पंजाब की बुक्स देखी हैं ADP की, या जो फेडरल गवर्नमेंट की PSDB बुक्स देखी, वहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है, ना ही इसका है, ना जो पिछला प्रोजेक्ट आप बात कर रहे थे सतलुज डैम्स का। बेसिकली बंदा जो वो बुक से भावलपुर जो बैठा हुआ है लाहौर में, ठीक है, वो किसी चीज़ को आगे नहीं आने देना। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो था आपका 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था ये,
ठीक है। इस पे भी फॉरेन फंडिंग आनी थी, इसके लिए 2-3 जगह देखी गई थी। एक अहमदपुर रोड पे साइड देखी गई थी। अब शायद सुना है कि सिविल हॉस्पिटल के करीब इसकी जगह जो है वो मार्क हो चुकी है। लेकिन मदर एंड चाइल्ड का कंसेप्ट वो लेकर आए दोबारा 200 बेड्स के, और इन्होंने मुल्तान में भी बनाया है, बहावल नगर में बन रहा है, बहावलपुर रीजन में एक 200 बेड का पता नहीं। लेकिन बहावलपुर का जो वाइटल 5 अरब रुपए का उस वक्त प्रोजेक्ट था, नून लीग के दौर में, जैसे ही ये पीटीआई गवर्नमेंट आई तो इसने इसको ड्रॉप कर दिया। अभी इसकी जो आपकी एडीपी बुक्स हैं 21, 22 की और पीएसटीबी की बुक्स हैं, उसमें कहीं जिक्र नहीं है इसका। यानी इट्स ए पिटी। आप देखें कि अभी आपने कहा ना सियासतदानों का रोल, तो सियासतदानों का रोल अब आपके सामने आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में इन चीज़ों का नाम नहीं है। जो कि प्रोजेक्ट्स जैसे थे कि जिनके पहले PC1 PC2 बन चुके थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके PC1 PC2 बन चुके थे, लेकिन अब वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। सर, कायदे आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने के लिए हुकूमत ने वादा किया था, इस बारे में बताइएगा। देखें वो बहुत निकले कम निकले, मेरे दिल के अरमां आपने सुना होगा जी। ये अनफॉर्चुनेटली भावलपुर मैं समझता हूँ 70 के बाद से ये महरूम खिता है। 70 के बाद आप देखें कि आपके शहर में कोई आपको कॉलेज नहीं मिला। सादिक अजरडन कॉलेज है या बगदाद रोड कॉलेज है, जो दोनों जो हैं वो 1 यूनिट के पहले बने हुए हैं, ठीक है। वो ये जो 60s में बना था, 65 में आपको पता है बगदाद रोड कॉलेज और एससी कॉलेज आपको पता है 1886 का बना हुआ है। अब सादिक अजरडन कॉलेज के बाद के जो कॉलेज बने, जैसे मुल्तान में एमरसन कॉलेज है। अब जो दूसरी बात, ये जो आपको सादिक अजरडन कॉलेज है, ये आप देखें जीसी कॉलेज लाहौर के बाद दूसरा सब कॉन्टिनेंट में पुराना, आपके इस रीजन में पुराना कॉलेज है, ठीक है। इसने बड़े नोटेबल स्कॉलर्स अहमद नदीम कासिमी पैदा किए हैं। अब वो कॉलेजेस जो हैं उनको यूनिवर्सिटी का चार्टर मिल गया, इसको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। इसी तरह मुल्तान में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है। लाहौर के अंदर आप देखें किंग एडवर्ड मेडिकल का यूनिवर्सिटी बन गई है, बाकी जगह पर यूनिवर्सिटी तब बन गई हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप देखें रावलपिंडी के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है, ठीक है। ये भावलपुर वाहिद है जिसके साथ मैं कहता हूँ कि सौतेली माँ ये डिस्क्रिमिनेशन और फ्रंट पे जा रही है। आप देखें तो ये कायदा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। इसके अंडर आप देखें भावल नगर में भी एक मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, भावलपुर का भी इसके अंडर आना चाहिए, उसके साथ रहीम यार खां का मेडिकल कॉलेज भी इसके अंडर आना चाहिए। और इवन मैं समझता हूँ जो लोधरा डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली इसकी जो क्या कहना चाहिए जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है मुल्तान से ज़्यादा भावलपुर के साथ है, ठीक सर। उनके लोगों का फ्लोरा एंड फौना भी भावलपुर के साथ कनेक्टेड है। तो ये 4-5 मेडिकल, लोग कहते हैं कि इसके साथ मेडिकल कॉलेज कितने कनेक्ट होंगे, जो कहते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, कॉलेज ही कोई नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि 4-5 कॉलेज आपके इस तरह बन सकते हैं और एक फुल फ्लैज आपका ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन बन सकता है। सर, SPS स्कूल के हवाले से बात करें जो भावलपुर में है, नवाब ने स्कूल वो बनाया था कि स्टेट के जो गरीब आवाम है वो पढ़ सके, फ़ीस बहुत कम होती थी। अब फ़ीस इतना ज़्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पढ़ते हैं, सियासतदानों के बच्चे पढ़ते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए इस हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं वो डैम फैक्ट्स होती हैं, उसमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए नवाब भावलपुर बेचारे वो रहे नहीं, मैंने वही कहा ना कि 70 के बाद से हम जिनके पास चले गए, जिनकी हुकूमत के अंदर, अब वो कहते हैं ना माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब वो डिक्टेट वही कर रहे हैं। दूसरी बात ये इनके उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, डेफिनेटली होना चाहिए। अगर वो 100% नहीं कर सकते तो उनको कोई स्कॉलरशिप अनाउंस करना चाहिए, उनको कोई एटलीस्ट जो है वो मिनिमम 20 to 30% कोटा जो है वो पुअर स्टूडेंट्स का रखना चाहिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का रखना चाहिए। देखें मैं आपको दूंगा इसकी एग्जांपल, IBA जो है कराची में, IBA एक एग्जांपल है हमारे लिए कराची में। अब IBA ने क्या किया, कोई दौर था जिसमें कहते थे कि हर बंदा वहाँ पे नहीं एडमिशन ले सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता न। अब उनका मोटिव क्या है कि दे मेक श्योर दे टेक टैलेंट अक्रॉस द पाकिस्तान, और वो देखते हैं कि कोई गरीब बंदा जो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता, वो सिर्फ इस वजह से IBA में ना रह जाए कि वो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता, दे हैव द फंड्स, दे हैव द ट्रस्ट। तो मेरे ख्याल में इस तरह का मैकेनिज़्म यहाँ पे SPs का भी होना चाहिए, क्योंकि HESN कॉलेज के बाद पूरे ये साउथ पंजाब में यहाँ पे जो कहें इंटीरियर सिंध और बलोचिस्तान से भी लोग स्टूडेंट्स आते हैं। इस तरह का मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई ट्रस्ट होना चाहिए, या गवर्नमेंट को एटलीस्ट 30% कोटा जो है जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनके लिए रखना चाहिए। ठीक सर, इंडस्ट्रियल स्टेट आगापुर नज़दीक डेरा मस्ती स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम क्यों रुका हुआ है? अच्छा, ये कुछ कह रहे हैं कि 7 अरब की स्कीम है जो CM ने लास्ट टाइम बताया था, ये इस पे काम जारी है, लेकिन बड़ी स्नेल पेस पे काम जारी है। पिछले दिनों जो MPA है, आपको पता है हमारे यजमान से डॉक्टर अफजल साहब हैं, उनके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जाके जो हैं वो मिले थे 1 साल पहले जाके लाहौर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह से, एंड दे मैनेज टू गेट सम फंड्स
और उसके बाद फिर इस पर थोड़ा सा आपने देखा होगा व्हेन यू ट्रैवल टूवर्ड्स रहीम यार खां नेशनल हाईवे पे, तो डेरा मस्ती के पास ही आपने देखा होगा बहुत बड़े साइन बोर्ड लग गए हैं और रोड इसका ड्यूल कैरेज भी बनना, लेकिन एक इसका बन गया है। ये 7 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। बेसिकली जो पंजाब में 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने, दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल इकनॉमिक जोन। ठीक है, इसके अगर आपने डिटेल चाहिए तो पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, बेसिकली ये प्रपोज स्पेशल इकनॉमिक जोन है। अब इसका केस जो है, वो जो स्पेशल इकनॉमिक जोन का आपको एनओसी चाहिए होता है फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बीओआई के इदारा है, वहाँ से आपको इसका एनओसी चाहिए। अब इसका केस वहाँ पे एनओसी के लिए गया हुआ है। एट टाइम्स जो यहाँ के लोकल लोग हैं, नुमाइंदे इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में हैं, इनको मैं बता चुका हूँ कि आप भाई इसको काइंडली परस्यू करें ताकि ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से इसका एनओसी आए और आगे प्रोसेस हो। तो बेसिकली मैं जो समझ रहा हूँ, जो इसमें इम्पेडिमेंट्स हैं, जो रुकावटें, वो ये हैं कि जो फंड्स है वो रिलीज़ नहीं हो रहे प्रॉपर वे में, इसलिए इसका काम बहुत स्नेल पेस में जा रहा है। अदरवाइज़ ये तो 2000 क्या कहना चाहिए, जैसे ये पीटीआई गवर्नमेंट आई है, ये मैक्सिमम 2019 में ये फंक्शनल होना चाहिए था, मुकम्मल। ठीक है, लेकिन दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन अब भी ये है कि इनको काम स्पीड अप करना चाहिए इसको, क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। एक तो मेन नेशनल हाईवे पे है, जहाँ पे आपका क्या कहना चाहिए, आपका सदरन बाईपास भी बिल्कुल करीब है, कि आपका बहावल नगर, बिहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा बेल्ट आपका हाईवे के ज़रिए कनेक्ट हो सकता है, स्टेट हाईवे के ज़रिए। दूसरा आपका मेन हाईवे के जो N5 पे रोड्स हैं आपके, रहीम यार खां, उधर आप जाएँ, लोधरा, खानेवाल, मुल्तान और सारा बेल्ट कवर है। इधर से फिर आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो आपका प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे बनना है सी पैक के साथ, यानी इसकी प्रॉक्सिमिटी लोकेशन ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फंड्स रिलीज़ करे इसके, ताकि इसके ऊपर काम एक्सपेडाइट करे और ये जल्दी से जल्दी बने। तो क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या नौजवानों का, जो मुझे बड़ी चीज़ पिंच करती है कि मैं अपने नौजवानों को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सड़कों में मैंने रूलते देखा है, इसलिए मैं उनका दर्द महसूस कर सकता हूँ। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो सोने का निवाला लेके पैदा होते हैं सियासतदान, वो उनका दर्द महसूस नहीं कर सकते, इसलिए दे डोंट बादर कि यार काम हो रहा है, वो कहते हैं अच्छा यार काम तो चल रहा है। भाई काम चल रहा है, एक चीज़ है 2 साल में प्रोजेक्ट एक बनना चाहिए। ठीक है, आई हैव टॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आई हैव टॉट द प्रोजेक्ट लीडरशिप टू माई MBA स्टूडेंट्स एंड आई नो कि प्रोजेक्ट की कितनी सिग्निफिकेंस है। अगर एक प्रोजेक्ट आप उसको टाइमली कंप्लीट करते हैं, तभी आप उसके बेनिफिट्स को जो है वो आप कम्युनिटी को और लोगों को, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको आप दे पाते हैं। ठीक सर, ज़राअत के हवाले से बहावलपुर के नवाई इलाकों के लोगों के क्या क्या बड़े बड़े मसाइल हैं? देखिए, एक तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है इस वक्त जो हमारे यहाँ राइजिंग प्राइसेस का इशू है, इस वक्त आपके सामने ही है, जो चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। ठीक है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई हर चीज़ की, फूड और बाकी लोग, एवरीबॉडी इज स्ट्रक बाय द राइजिंग प्राइसेस। लेकिन किसान बेचारा जो है, उसके लिए बेसिकली अगर आप देखें इंडिया के अंदर मॉडल क्या है, ट्यूबवेल आप लगाएं वो आपको सस्ती बिजली देते हैं, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फर्टिलाइजर्स पे, सीड्स पे, यानी जो आपका इनपुट है उस पर सब्सिडाइज करते हैं ताकि आपकी प्रोड्यूस कम हो। इवन दिस मॉडल इज एप्लीकेबल इन अमेरिका, जिसके ऊपर वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म है कि अमेरिका सब्सिडी क्यों देता है अपने किसानों को। आप देखते हैं कि अमेरिका अपनी गंदम सरप्लस एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका महंगी गंदम खरीदता है अपने फार्मर से, और लेकिन दुनिया में वो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे कंट्री में 2 या 3% लोग हैं जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं, अगर इनको मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो हु विल ग्रो। ठीक है, तो ग्रोअर्स कहाँ पे आएंगे, फार्मर्स कहाँ पे आएंगे, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो कैश क्रॉप्स हमें चाहिए वो कहाँ से आएंगी। इसलिए वो उनको सब्सिडाइज कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो कंट्री है जिसका 70% लिंक करता है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी पे, अनफॉर्चुनेटली उस तरह से हम काम नहीं कर रहे। अब पर्टिकुलरली भावलपुर के अगर आप सिनेरियो में देखें तो यहाँ से सबसे बड़ा इशू जो है, एक तो रेनफॉल कम है, आपको पता है दरिया सतलुज का पानी कम हो गया, अदरवाइज ट्यूबवेलिंग अच्छी थी किसी ज़माने में 80s तक। अब नहरी पानी भी कम है। जो चनाब का कोटा आपके साथ प्रॉमिस किया गया था कि जी सतलुज का पानी जब बेचा गया था कि हम आपको इतना पानी देंगे, वो आपको नहीं मिल रहा। दूसरी, हमारे रीजन में भी डिस्क्रिमिनेशन है। हेड पॉइंट नवाब साहब ने बनाए थे, आपको पता है, सतलुज वैली के तहत, तो उसका सारा पानी 100% डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां को जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। वो डायरेक्ट पूरे साल में जाती, रहीम यार खां हमारा हिस्सा है, लेकिन हम समझते हैं कि रीजन के अंदर भी जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए। वो नहरी पानी कम अज़ कम अहमदपुर तहसील को, जिसमें मुबारकपुर है, ओचे, अहमदपुर, शर्किया, चनीगोट है, उन इलाकों को मिलना चाहिए। बाकी जो नहरें चनाब से आ रही हैं उसमें बावलपुर हो गया, हासिलपुर हो गया, यजमान हो गया, इन इलाकों को उसका पानी मिलना चाहिए ताकि यहाँ पे बेहतर हो। और अनफॉर्चुनेटली वो नहरें जो हैं कुछ 3 महीने चलती हैं, कुछ 6 महीने चलती हैं। ठीक है, अब उन नहरों में जब तक सारा साल पानी नहीं होगा,
आपकी ज़राअत यहाँ पे फ्लोरिश कर नहीं सकती। तो हमें जो है सबसे बड़ा जो है वो नहरी पानी को देखने की ज़रूरत है। ठीक सर, आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करूं तो आपकी डेली रूटीन क्या है, दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? देखें, दिन का आगाज़ जिस तरह हर मुसलमान करता है कि हमें अर्ली उठना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन इंसान है कभी कभार वो क्या कहते हैं उसमें सुस्ती हो जानी चाहिए, जो कि आइडियली आई बिलीव नहीं होनी चाहिए जी। ठीक है। हल्का फुल्का मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ, उसके बाद फिर जो अपने डेली चोर्स हैं वो अदा करता हूँ अपना। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर्स वगैरह हुए हैं या कोई रिसर्च का काम करना है, या बेसिकली जो यहाँ पे भावलपुर में दोस्त हैं सोशल मीडिया के या बाकी जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, लीड्स हैं, उनको प्रॉप अप करता रहता हूँ, इश्यूज़ उनको हाईलाइट करता रहता हूँ अपने फ्री टाइम में। और प्लस आई ट्राई टू हैंग आउट विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। बस बड़ी सिंपल सी लाइफ है मेरी। यहाँ आपने रिसर्च की बात की है, तो पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर में देखिए रिसर्च के लिए बेसिकली मकसद क्या है, मेरा एक अपना ओपिनियन है। रिसर्च को कोई ना कोई आपके कम्युनिटी का, आपके कोई ना कोई बिजनेसेस का, आपके कोई ना कोई इंडस्ट्री का, आपके कोई ना कोई गवर्नमेंट का जो इश्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करना चाहिए और उनके सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने चाहिए। यानी आई मीन टू बी अप्लाइड इन नेचर। हमारे यहाँ क्या हो रही है, हमारे यहाँ बेसिकली रेप्लिका हो रहा है कि स्टडीज रेप्लिकेट हो रही हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जी मैंने वहाँ पे इस टॉपिक पे रिसर्च की थी, वो मलेशिया में हुई है, वो इंडोनेशिया में, जापान में हुई, वो अमेरिका में हुई। मैं इसमें कह रहा हूँ भाई आपका कंट्रीब्यूशन क्या है जी, मेरा कल्चर डिफरेंट आ गया, एक्सेप्टेड, फाइन, करें आप, लर्निंग इससे स्टार्ट होती है। लेकिन क्या आपकी रिसर्च जो है उसकी मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसकी और इंडस्ट्रियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसकी कम्युनिटी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, कौन सा कम्युनिटी को इश्यूज कर रहा है। तो थोड़ा सा हमारे बाहर की दुनिया में आप देखें जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फंडेड होते हैं, वो गवर्नमेंट उन पर फंडेड करती है। इवन अगर आप देखें बाहर की यूनिवर्सिटी में अगर आप उनके कोई गवर्नमेंट को इश्यूज दरपेश है और वो आपसे डिस्कस करते हैं और आप नोटेबल स्कॉलर्स हैं, आपकी रिसर्च स्किल्स बड़ी अच्छी हैं और अगर आप उनका वो रिसर्च का मसला अपनी रिसर्च के ज़रिए हल कर देते हैं, यू इवन अर्न ए PhD। क्या आपको पूरा एक रिगरस प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ता कि जस्ट आपने 2, 3, 4 साल जो लगाने हैं, 4 साल 3 साल मिनिमम आपने उसी प्रोजेक्ट पे लगाने हैं विद योर सुपरवाइजर्स, और आपने वो कम्युनिटी और गवर्नमेंट को जो है वो सिफारिशात देनी है और उसकी बेसिस पे आपको जो है वो डिग्री भी अवार्ड होती है, प्लस गवर्नमेंट का मसला भी हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक तो रेप्लिका है। बेसिकली हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग क्या हो रहे हैं कि इस वक्त ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादातर PhDs जा रहे हैं लोग, मास्टर्स कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड, दैट इज़ अप्रिशिएटेबल। लेकिन वो एकेडमिक रिसर्च हो रही है प्योर, दैट इज़ अ गुड थिंग, रेप्लिका हो रही है। लेकिन जो रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री होनी चाहिए वो नहीं हो रही हमारे यहाँ। इसलिए आप देखें कि हमारे यहाँ क्रिएटिविटी कम नज़र आ रही है, आपको इनोवेशन कम नज़र आ रही है, टेक स्टार्टअप्स आपको कम नज़र आ रहे हैं नौजवानों के अंदर। बेसिक क्या है कि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो बेसिकली उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उनके दरमियान मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गैप है, मिसफिट है। उस गैप को हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्री और बिज़नेस का जो लिंकेज है, एकेडमिया का, उसको हमें फॉस्टर करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि और प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे शुड बी प्रोएक्टिव कि वो कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ पे, गवर्नमेंट के इश्यूज़ पे, गवर्नेंस पे, उन पे जो है वो रिसर्च करें और गवर्नमेंट को अपने जो है वो सॉल्यूशन मॉडल्स पेश करें। ठीक है, अपने मॉडल्स उनको पेश करें कि जी आप इन मॉडल्स पे काम करते हुए आप आगे लेके जा सकते हैं। मैं इसकी फॉर एग्जांपल आपको दूंगा, एक डॉक्यूमेंट आप हम मैनेजमेंट में कहते हैं उसको ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपका एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का आप बिजनेस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे तो उस कंपनी का बिजनेस प्लान आप कह सकते हैं या मार्केटिंग प्लान आप कह सकते हैं। ठीक है, अब एक कंट्री है, आप देखें सरताज अजीज़ ने किसी ज़माने में एक ब्लूप्रिंट बनाया था पाकिस्तान का 5 ईयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म। अब आपने देखें साउथ कोरिया ने वो ब्लूप्रिंट लिया, साउथ कोरिया ने उसको अपने कल्चर के मुताबिक, अपने कंटेक्स्ट के मुताबिक, ट्रू वर्ड कंटेक्स्ट है मैनेजमेंट में, अपने कंटेक्स्ट के मुताबिक उसको उन्होंने क्या किया, कस्टमाइज़ किया, अलाइन किया, अपना डॉक्यूमेंट नया तैयार किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। आज साउथ कोरिया आप देखें एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, GDP में, इकोनॉमी में कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बन जाती हैं बहुत सारी चीज़, बट वी लैक कमिटमेंट टू एक्शन। हमारे कमिटमेंट टू एक्शन जो है वो बहुत पुअर है। ठीक, तो मेरे ख्याल में जो है ना एकेडमी है, दे शुड कम फॉरवर्ड नाउ। ठीक है,
लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि गवर्नमेंट को भी रिसिपिएंट होना चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट भी जो है उसने अपने गिर्द खोल बनाया हुआ, वो कहता है जी जो हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हम गवर्नमेंट की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, तो हम जो है वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं। नहीं, ठीक सर, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से बात करें या मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, तो इस बारे में बताइएगा कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता है, जो बेसिक एरिया है जो इनका है ये जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये ज़्यादा कहते हैं आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग। देखिए, आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है, इसमें कोई हर बंदे की पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट होते हैं। कोई बंदा शाय है, कोई बंदा जो है वो सबमिसिव है, कोई बंदा फॉर एग्जांपल एरोगेंट भी हो सकता है, उसको आपको उसकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई बंदा बहुत बोल्ड हो सकता है, कोई बंदा बहुत एग्रेसिव हो सकता है, कोई बंदा शार्प हो सकता है। ठीक है, अब डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, आपको पहले देखना पड़ता है कि एक बंदा जो है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट सर्विस बनाते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, तो हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि एक बंदा जो है उसका पर्सोना क्या है। पहले आप उसको स्टडी करें, अगर उसका पर्सोना एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, और उसके बाद वो बंदा जो है वो एम्पैथी है उसके अंदर, उस बंदे के अंदर ह्यूमैनिटी है, ठीक है, आउट गोइंग है बंदा, वो अंडरस्टैंडिंग है, कंपैशन उसके अंदर, इट्स फाइन। लेकिन अगर वो बंदा उसके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस है, र्यूड बिहेवियर है, या अगर प्राउड, ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ मैं समझता हूँ खबासत है, बीमारी। क्योंकि जो प्राउड है ना, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, सुब्हानो तआला की ज़ात के लिए, इंसान के लिए नहीं है। लीडर के लिए क्या होता है, जो पर्सनालिटी की जब बात आती है, जो लीडरशिप की बात ही होती है कि देखें, जितना जितना अल्लाह पाक आपको पोजीशन में, पावर में, रैंक्स में, मटेरियल में, दौलत में, औलाद में, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। आपकी औलाद है, आपका माल है, आपकी पोजीशन है, आपके रैंक्स हैं, आपकी पावर है, आपके रिसोर्सेज हैं, यानी आपकी एक्सेस जितनी जितनी बढ़ती जाए, आप जितना जितना ऊपर की मंजिलें तय करते जाएं, आपके अंदर जो एज्स है, जो इनकसारी है, जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, वो इंटीग्रिटी है, वो उतनी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, यानी उतना आपको डाउन टू दी अर्थ होना चाहिए। जितना आप ऊपर जा रहे हैं उतना आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। हमारा क्या होता है, ऊपर तो हम जा रहे होते हैं, साथ साथ हम अपना तकब्बुर भी साथ में लेके जा रहे होते हैं, तो इसलिए हमारी जो पर्सनैलिटी है वो टेम्प्ट नहीं होती। ठीक है, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको फिर कोई बंदा फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होता। लीडर देखें, लीडर के बेसिकली करिश्मा होता है, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होता है। क्यों होते हैं कि अगर एक बंदा उसकी पर्सनैलिटी के अंदर आजिज़ी नहीं है, ठीक है, वो डाउन टू अर्थ नहीं है, तो लोग उसको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। उसकी बाकी जो नौजवान हैं आजकल, मैं समझता हूँ उनको बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इसलिए कि जो टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, ख़ासतौर पे सेल फोन्स का आ रहा है, तो पहले माँ लोरी देती थी, आजकल बच्चे जो हैं वो वीडियोस देख के जो है वो इंस्पायर होते हैं और फिर वो सोते हैं। तो हमारे यहाँ ओवरऑल जो देखें, जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जहाँ पे आपकी बेसिक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो आपके 3 हैं। वो आपकी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स, नंबर 1। दूसरा आपका प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पे आप बेसिक अपनी इनिशियल आप अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं, फ्रॉम नर्सरी प्रेप से लेकर 5th ग्रेड तक। उसके बाद तीसरा आपका मस्जिद है, जहाँ पे आप बेसिक रिलीजियन एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, आपकी बेसिकली आपकी पर्सोनिफिकेशन होती है, आपकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जो खतोखाल कहते हैं कि आपके नज़र आते हैं कि यार आप एक अच्छा इंसान बनते हैं, और फिर जब आप एक अच्छा इंसान बनते हैं तो फिर आप एक माशरे में जूँ आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपकी अच्छाइयाँ और निखर के आती हैं, जो बुराइयाँ उनको आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं और उस फैक्टर को आप कम कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम होते जाती है। सर, आजकल देखा गया है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, आपका गहरा दोस्त आपके साथ वक्त गुजारता है, साथ में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जब वो तरक्की कर जाता है तो पीछे जो रह जाता है वो तरक्की नहीं कर पाता, आगे इन फ्यूचर लेट करता है, तो वो उसका साथ छोड़ देता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो ताल्लुक, वो रिलेशन वो नहीं रहता जो पहले उनके साथ वक्त के साथ साथ था, वो नहीं रहता। देखें, एट टाइम्स पीपल डू चेंज, हमें इसको एडमिट करना चाहिए। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। उसमें कुछ अपने बंदे, उस बंदे की अपनी भी जो है वो लिमिटेशंस हो सकती हैं, उनको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन असल इशू पता उसमें ये होता है, देखें, एक थ्योरी है जो हम मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी।
उसमें लोग बेसिकली जो मैं अपने MBA के बच्चों को पढ़ाता हूँ या जहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं, बड़ी पुरानी थ्योरी है, उसमें काफ़ी फ्लॉज भी हैं, लेकिन स्टिल वो अभी तक इम्प्लीमेंट होती है मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशंस उससे बेनिफिट लेती हैं। अगर आप उसको ओवरऑल कम्युनिटी के मॉडल पे भी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी की बेसिकली वो थ्योरी है। उसमें हम एक नीड्स की बात करते हैं। इंसान के कहते हैं इंसान उस वक्त तक अगली नीड की तरफ नहीं जाता जब तक उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं होती। यानी रोटी कपड़ा मकान जब तक उसका हल नहीं होगा वो आगे तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकता, बंदा उसी में रहेगा वो। अब वहाँ पे जिस बंदे की आपने बात की कि एक बंदा रोटी कपड़ा मकान तक महदूद है और एक बंदा जो है, मैंने आपकी बात को सिंप्लीफाई कर दिया ताकि एक कॉमन मैन उसको अंडरस्टैंड कर सके। जी। दूसरा बंदा तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, एक बंदा अभी तक अपने उन बेसिक प्रॉब्लम के साथ दे, यानी वो बंदा जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, सेल्फ फुलफिलमेंट हम इसको कहते हैं, या अपने पीक पोटेंशियल को पहुंच रहा है। ठीक है, अब जो साइकोलॉजी में रिसर्च हो चुकी है वो कहते हैं कि सेल्फ ट्रांसेंडेंस नीड्स की बात आ रही है। आपने योगियों के किस्से सुने होंगे, अमेरिका के अंदर नेशनल ज्योग्राफिक पे आपने देखे होंगे। ठीक है, आपने साधु देखे होंगे, जो लोग उनके पास क्यों जाते हैं, बेसिकली वो कहते हैं जी ये स्पिरिचुअल नीड्स हमारी कर रहे हैं, या जी हम जो है वो मास्टरी कर लेंगे कायनात पे और हम सारा कुछ कर लेंगे। अब बेसिक क्या होता है कि हेल्पिंग अदर्स टू सेल्फ एक्चुअलाइज, मैं मैनेजमेंट में कहता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल डायरेक्टर लग गए किसी कंपनी में, आप किसी कंपनी में CEO हो गए, आप किसी इदारे में जो है फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर के लेवल पर पहुंच गए माशाल्लाह, ये सेक्रेटरी के लेवल पे आप तरक्की करते हुए पहुंच गए, या माशाल्लाह आपने इतना अर्सा काम किया, उसके बाद आपने अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लिया, या आपने अपना कोई फॉर एग्जांपल डेयरी फार्म खोल लिया, या आपने अपने एग्रो फार्म खोल लिया, या आपने अपनी छोटी सी इंडस्ट्री लगा ली, यानी आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गए, या आप टेक स्टार्टअप की तरफ आ गए, टेक्नोप्रेन्योरशिप की तरफ आ गए आप, अप्रिशिएटेड। लेकिन अब जो लोग आपके साथ थे, ये ट्रू सेंस जो आपको क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ कि यू नीड टू हेल्प अदर टू पुल देम अप। हमारे पुश करता है यार, वेल डन, बड़ा अच्छा कर रहे हो, बड़ा करो, लेकिन पुल करने से मुराद ये है कि आप उसको बताएं कि आपके लिए रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, आपका गैप कहाँ पे है, एजुकेशन में गैप है, नॉलेज में गैप है, स्किल में गैप है, फंड्स का आपको मसला है, ये रिसोर्सेज का मसला है, आई एम देयर टू हेल्प यू। वो बेसिकली पुल अप होता है। तो आपकी जो बात है ना, पुल अप नहीं करते लोग, बेसिकली लोग मीन करते हैं कि यार मैं तो अपने एक लेवल पे पहुंच के ठीक है, दोस्ती है वो रह जाए। वो इसलिए कहते हैं कि दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला, बट सिंसियर फ्रेंड जो है मैं कहता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, तो सिंसियर फ्रेंड्स होते हैं, एट टाइम्स हम देखते हैं जो लोगों को पुश नहीं करते, पुल करने की कोशिश भी हेल्प करते हैं। बाद लोग जो होते हैं, अगर आज के दौर में मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा आपको पुश भी कर रहा है वो भी ब्लेसिंग है, क्योंकि हो सकता है उस बंदे की कोई अपनी लिमिटेशंस हों। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इफ यू वांट टू वॉक इनटू अदर पर्सन शूज, फर्स्ट टेक योर शूज ऑफ। ठीक है, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन असल मजा तब है कि हेल्पिंग अदर्स टू सेल्फ एक्चुअलाइज, यानी आप उस एक लेवल पे पहुंचे हैं, डायरेक्टर के लेवल पे, CEO के लेवल पे, MD के लेवल पे, प्रिंसिपल के लेवल पे, चांसलर के, वाइस चांसलर के लेवल पे, डीन के लेवल पे, ठीक है, एक लैंडलॉर्ड के लेवल पे आप पहुंचे हैं। तो जो आपके साथ लोग थे उनको आप पुल अप करें ताकि एटलीस्ट वो एक रिस्पेक्टेबल, फॉर एग्जांपल आप कमिश्नर बन गए, वो बंदा असिस्टेंट कमिश्नर तो आए, आप डायरेक्टर बन गए कंपनी में, फॉर एग्जांपल वो बंदा GM के लेवल पे तो आए। दिस इज माय व्यू कि आपको इस तरह की जो है वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, अदब के हवाले से बात करें तो अदब से किस हद तक आपको लगाव है? बस अदब बहुत कम है, जब स्कूल के ज़माने में थे उस वक्त तो बड़ा था लगाव शेर व शायरी से, लेकिन शेर व शायरी पसंद है। हमारे इलाके की आपको बताया कि नौशी गिलानी थी यहाँ पे फेमस रही हैं, उसके अलावा बाकी परवीन शाकिर, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, और इनके कभी जो दोस्त अहबाब जो हैं वो शेयर कर देते हैं फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया पे, तो उनको पढ़ लेता हूँ और कभी कभार ख़ुद भी अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप पे लगा देता हूँ जो शायर अच्छे लगते हैं। लेकिन अब वो बहुत कम हो गया, बस थोड़ी सी लाइफ जो है वो कहते हैं जब आपकी लाइफ ज़्यादा होती जाती है तो कुछ आप अपने लिए कम सोचते हैं, जो पीपल अराउंड यू होते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली, और उसके बाद आपका फोक्स एंड फ्रेंड्स जो हैं, ये अपनी कम्युनिटी के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रैवल के हवाले से बात करें तो ट्रैवल करना कितना पसंद है आपको? ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग से क्या चीज़ सीखते हैं? ट्रैवलिंग से ये होता है कि यू गेट टू सी द न्यू पीपल, यू लर्न न्यू कल्चर, यू लर्न न्यू पर्सपेक्टिव्स, कि आपका लाइफ के बारे में फॉर एग्जांपल एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल अपने रिलीजन के बारे में एक रिजिड पर्सपेक्टिव हो सकता है। ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में एक पर्सपेक्टिव हो सकता है।
ठीक है। आपका वे ऑफ डूइंग के बारे में, फॉर एग्जांपल बिजनेस आपका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, ठीक है। जब आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ आप लर्न करते हैं, तो आपका हॉराइजन ब्रॉड होता है, आपकी लर्निंग बेहतर होती है। प्लस साइकोलॉजिकली भी ये देखा गया है कि इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो ज़्यादा प्लेसेस तो नहीं गया, तो आई बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, ठीक है। यूएई में तकरीबन कोई मेरे ख्याल में आई बीन टू यूएई 4 टाइम्स। और व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं कोई दोस्तों के साथ 91 में बीएससी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वी वेंट टू तेहरान, उसके अलावा जो है ईरान में। और बाकी तो फिर आप पता कि एक पाक जगह अल्लाह पाक हर इंसान को ले जाए। तो ज़िंदगी में मुझे सिर्फ एक दफ़ा ही सआदत हुई है उम्रे की, सऊदीया में। बदुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको दोबारा ले जाए बार बार। वो जगह ऐसी है कि आप जितना भी जाएं कम है वहाँ पे, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में मैं काफ़ी जगहों पे मैं। आपका पाकिस्तान में फेवरेट शहर कौन सा है? फेवरेट शहर किस सेंस में आप कहना चाहें? जो पसंदीदा हो, जिसमें आप जाना चाहते हैं, मतलब जाते हो, अक्सर जाते हो। कराची में तो आप रहे हैं। जी जी। कराची के बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, मेरा पसंदीदा शहर तो भावलपुर है। भावलपुर है, ठीक है। उसके अलावा लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है। इस्लामाबाद मुझे इसलिए पसंद है कि नीट एंड क्लीन है। लाहौर इसलिए पसंद है कि वाइब्रेटिंग थ्राइविंग मेट्रोपोलिस है, ठीक है। और वहाँ पे भी आप कम्युनिटी मिक्स हो रही है। कराची इसलिए पसंद है कि कराची अकोमोडेटिव है, वहाँ पे मल्टीपल कम्युनिटीज़ हैं। पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने का आप बंदा लें वो आपको मिलता है। कराची का मौसम भी अच्छा है। कराची में मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है रहने का, लोगों की परसेप्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। आई वर्ड विद भैया लोग, जिनको उर्दू स्पीकिंग लोग कहते हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे असल में लोगों ने अपने अपने कौल बनाए। वहाँ पे इशू मेन पॉलिटिकल है कि हर बंदा अपने एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, पहला इशू ये है वहाँ पे। दूसरा इशू वहाँ पे है लॉ एंड ऑर्डर का। अगर लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो कराची में, और ड्रिंकिंग वाटर का जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इशू है, ये 2 अगर प्रॉब्लम गवर्नमेंट सॉल्व कर दे वहाँ पे, तो आई टेल यू पाकिस्तान में उससे बेस्ट सिटी नहीं है कराची से। आई लव कराची, टू बी ऑनेस्ट। आई लिव देयर, आई अप्रिशिएट, आई लव द पीपल ऑफ कराची। मतलब ये नहीं कि आई डोंट लव द पीपल ऑफ लाहौर। लाहौर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई लव लाहौर टू, लेकिन कराची की बात अपनी एक अलग है। ठीक सर, प्रोग्राम के आखिर में देखने वालों को, सुनने वालों को, बहावलपुर की आवाम को, लाहौर की आवाम को, स्टूडेंट्स को क्या आप पैगाम देंगे? देखें, इनसे स्टूडेंट्स को तो मैं जो है वो पैगाम यही दूंगा कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, इस्लाम है, यूनिटी है, फेथ है, डिसिप्लिन है, ह्यूमैनिटी है, इंटीग्रिटी है, इनको अपहोल्ड करें और मेहनत करें। शॉर्टकट के चक्कर में न रहें। देखिए, जब आप शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं तो हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन वो सक्सेस जो है वो इंड्यूरिंग नहीं होगी। जिस सक्सेस को आप मेहनत के साथ करेंगे, स्ट्रगल के साथ करेंगे, उसका रिवॉर्ड आप लेंगे। अब उसकी मैं आपको 2-3 अगर आपकी इजाज़त हो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जी। बहावलपुर में हमारे पॉलिटिशियंस तो जो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका भाई भी ये काम कर रहा है, आपको पता है, नशे के दोस्तों के साथ लगा रहता है। आपको पता है ये जो खानेवाल बहावलपुर एक्सप्रेस वे बना है लोधना तक, जी, ठीक है, ये इस पे हम पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। आई वॉज द पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम इसको 2005 में आई रोट एन ईमेल टू अदर मेंबर, जो उनका जो है वो आप समझे तकरीबन 22वें ग्रेड का अफसर होता है। आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द जेंटलमैन। उसने कह दिया आप वरी ना करें, आपके लिए हमने एक E5 एक्सप्रेस वे प्लान की हुई है, जो कि खानेवाल से स्टार्ट होगी और आपका बहावलपुर सतलुज टूल प्लाजा पे जाके ख़त्म होगी। यानी आपका टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी, सतलुज टूल प्लाजा से ही आपका रोड अलहदा हो जाएगा। सही। लेकिन हम काम करते रहे। उसके बाद आपको पता है गिलानी साहब आ गए, तो वो मोटरवे जो शामकोट से आनी थी वो मुल्तान ले गए। आपको पता है वो आके जो है M4 है वहाँ पे रुक गई थी गोजरा तक। गोजरा से खानेवाल नहीं बनी, उस बंदे ने पहले ली कि कल को ये बावलपुर ना चली जाए। गिलानी ने भी बावलपुर को कुछ नहीं दिया। आपको पता है साउथ पंजाब को जो डेवलपमेंट का 130 अरब रुपये का पैकेज था, उसमें से उसने 126 अरब रुपये सिर्फ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट पे खर्च किए, बाकी 4 अरब रुपये आप लगाएं 10 डिस्ट्रिक्ट को दिए उसने। ठीक है, इसी तरह वो बुजदार काम कर रहा है। वो पैसा इस वक्त मियाँ वाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, DG खां वगैरह में लगा रहा है। ठीक है। दूसरा, अभी हम जो उसके बाद भावलपुर स्टेट हाईवे के लिए हमने काम किया। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब भावलपुर से लेकर भावलनगर तक पूरा रोड अस्फाल्ट कारपेट है। हासिलपुर तक तो बेहतरीन ड्यूल कैरेज वे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कहते रहे, असल में हासिलपुर से भावलनगर पहले अपग्रेड हो गया था अस्फाल्ट, उसकी ड्यूलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन अब वो 75 किलोमीटर सुना है अप्रूव हो चुका है। इंशाल्लाह वो ड्यूल कैरेज भी हो जाएगा तो आपका स्टेट हाईवे बेहतर हो जाएगा, कनेक्टिविटी। आजकल जो हम काम कर रहे हैं परसिस्टेंट एफर्ट से, वो हम कर रहे हैं भावलपुर
सी पैक के साथ कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेस वे, ठीक। कि हम ये चाहते हैं कि हम झांगड़ा शर्की जो 40 किलोमीटर है एशिया मिल से N5 से डेरा मस्ती से, यहाँ तक 25 मिनट में आप पहुँच जाएं। वो उस वक्त पहुँच सकते हैं कि जब आपको एक कंट्रोल्ड एक्सेस ड्यूल कैरेज मिल जाए। लेकिन जो बुग्ज़ बुज़दार ने जो है वो ये काम किया है, पहले ये 12 अरब रुपये का प्रोजेक्ट थे 56 किलोमीटर का। ठीक। मैं आपको बताऊँगा इसका PC1 बन चुका था जब खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, जब इसकी गवर्नमेंट चली गई, ये कुछ प्रोजेक्ट्स एक्निक से अप्रूव थे। ये तकरीबन को 20-25 के करीब प्रोजेक्ट्स एक्निक से अप्रूव थे, जो इस PTI गवर्नमेंट ने आके ही उनको नल एंड वॉइड कर दिया जी। खुद हम देखेंगे, अप्रिशिएटेड आपको करप्शन नजर आई, खुद देखें। लेकिन 4 साल में तो आप पेपर वर्क से ऊपर नहीं बढ़े। 4 साल में आप देखें जो आपका सक्खर से हैदराबाद मोटरवे वो मिसिंग लिंक है, वो स्टार्ट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। अब ये भी जो भावलपुर का सी पैक लिंक है, ये बन जाना था आपका अनफॉर्चुनेटली। फिर कमिश्नर ऑफ भावलपुर जो है, आई अप्रिशिएट द जेंटलमैन एंड समीउल्लाह चौधरी, इसने इनिशिएट किया समीउल्लाह चौधरी साहब ने, और कमिश्नर साहब ने तकरीबन 7 अरब कुछ का जो प्रोजेक्ट बना के भेजा ये, उसमें भी अब इन्होंने डंडी लगा दी। 3.68 बिलियन का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, और वो भी बुग्ज़ बुज़दार ने आपको फंड नहीं दिए। इसमें जो हमारे जो रहीम यार खान के दोस्त हैं, मखदूम साहबान, खुसरो बुख्तियार और जो हाशिम बख्त जवान हैं, इन्होंने बेसिकली प्रोएक्टिव रोल अदा किया और इसकी अप्रूवल ली फेडरल गवर्नमेंट से। और PSDP ने 3.86 अरब रुपये का आपको एक 24 फीट इसकी स्टैंडर्ड होती है असफाल्ट, 26 का आपको दिया। लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि आप 1 घंटे में झांगड़ा पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आप तकरीबन 1.5 घंटे में आप पहुँचेंगे इकबालाबाद, 2 घंटे में, फिर आप वहाँ से तकरीबन 35-40 मिनट में रहीम यार खां पहुँचेंगे। तो वो आप नेशनल हाईवे N5 से चले जाएँ 3 घंटे में, वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह सक्खर के लिए टाइम हमें तो वो कनेक्टिविटी चाहिए फास्ट। तो बहरहाल इसके लिए हम स्ट्रगल में लगे हुए हैं कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेस वे में। और मेरे नॉलेज में ये भी है कि कुछ PTI के जो दोस्त हैं यहाँ पे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम रुकवा दिया है। दे हैव रिक्वेस्टेड मखदूम खुसरो बख्तियार कि जी आप इसको टेकअप करें, बल्कि सुना है कि उन्होंने कमिटमेंट भी दी है। लेकिन मखदूम खुद साहब भी क्योंकि भावलपुर के इलाके के ही हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं हम उनकी काम को, जो रहीम यार खां में या भावलपुर में जो कर रहे हैं, भावल नगर के हवाले से, आसर अकीब वसेब के हवाले से, इवन पर्टिकुलर साउथ पंजाब के हवाले से। लेकिन अब ये है कि जब तक वो बुज़दार साहब अप्रूवल नहीं देंगे यहाँ पे, तो वो एक्सप्रेस वे बनने वाला नहीं है। इसके लिए आपको ख़ास तौर पे जो मीडिया के नौजवान लोग हैं, इनको कि ये वाइटल है। आप देखें, भावलपुर इज़ जस्ट अनदर कंट्री नाउ। ठीक है, किसी ज़माने में आयशा रहमान ने 88 में एक आर्टिकल लिखा था डॉन के अंदर, मुल्तान इज़ अनदर कंट्री, और उसने कहा था कि देयर इज़ अ प्रपोजल विच स्टेट्स टू रिस्टोर द प्रोविंशियल स्टेटस ऑफ भावलपुर, और जितना साउथ पंजाब के सराइकी बेल्ट्स के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भावलपुर के जो है वो अंडर दे दिया जाए। उन्होंने कहा दिस इज़ एन ईजियर प्रपोजिशन, बजाय आप एक नया सूबा बनाएं। ठीक है, वो डॉन के अंदर वो मौजूद था। अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा डॉन के आर्काइव्स में, वो आर्टिकल लिखा था। मैं कहता हूँ इस वक्त भावलपुर इज़ अनदर कंट्री, क्योंकि जब आपको सी पैक से काट दिया गया है, तो आपके साथ अनफॉर्चुनेटली नून लीग ने भी किया है काम। नून लीग के दोस्तों को, बलीग भाई को मैंने एट टाइम्स रिमाइंड करवाया, उस वक्त उनको मैंने डिफरेंट इसकी मैपिंग और रूट्स बताए कि जो नए रूट्स प्लान हो रहा है उसमें आप M3 को भावलपुर लेकर आएंगे, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा मुल्तान से। डेफिनेटली वो शॉर्टकट है, लेकिन मुल्तान शॉर्टकट हुआ है। आप डिस्टेंस देख रहे हैं कि खानेवाल से तरंडा फॉर एग्जांपल, जहाँ से वो गुजर रही है, अगर आप इस डिस्टेंस से भी आते तो वो भी आपका वही रहता। अगर और मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रोजेक्ट आपका मटीरियलाइज ना होता, खानेवाल लोधरा है आपका जो N5 नेशनल हाईवे जिसको हम एक्सप्रेस वे कहते हैं, तो आपका तो बिल्कुल ही, यानी कि आप बिल्कुल साइड लाइन पे लग जाना थे आप। तो अल्लाह का शुक्र है वो हुआ, स्टेट हाईवे हुआ। लेकिन अब हमें इस पे ज़्यादा एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है 2-3 चीज़ों पे, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे, और ये जो है सी पैक लिंक कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे, ठीक। ताकि, और बाकी नौजवानों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनसे कि सोशल मीडिया पे ज़रूर जाएं, लेकिन अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी बेसिकली ईस्टर्न वैल्यूज़ और इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, उनको अपहोल्ड करें और मेहनत करें, तो मंजिल मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक, ठीक है, ठीक। मंजिल के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एन एक्सीलेंस इज़ अ जर्नी एंड जर्नी इज़ द डेस्टिनेशन। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, आप स्टूडियो में आए, आपसे बात करके, आपसे मालूमात लेके बहुत अच्छा लगा। और भावलपुर की आवाम को जब ये प्रोग्राम सुनेंगे तो बहुत मालूमात मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। इट्स प्लेजर कि आप यंग लोग हैं माशाल्लाह। मेरी आखिर में फिर आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इस चैनल को जो है फ्यूचर में इंशाल्लाह, इसको मैं देखता हूँ कि इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ गुड सोशल मीडिया एज वेल एज एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल, इंशाल्लाह।
थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।